हेलो एवरीवन। तो आज है क्लास 9 10th के लाइट का नौवां लेक्चर। तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन के टॉपिक को एक नए लेवल पे लेके जाएंगे जहां हम सीखेंगे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ, स्नेल वर्ड से हमारे दिमाग में आता है एक स्नेल, जो मैंने प्यारा सा स्नेल यहाँ पे आप लोगों के लिए बना रखा है। तो इसी स्नेल ने कोई लॉ दिया होगा रिफ्रैक्शन से जुड़ा, जिसको नाम दे दिया हमने स्नेल्स लॉ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। स्नेल्स लॉ एक साइंटिस्ट ने दिया था, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, उनके लॉ के बारे में। उनके बारे में नहीं, उनके लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और हम साथ में ये मैं बता दूं कि ये क्लास 9 10th वालों के लिए है। देखिए, जो सीबीएसई का करिकुलम है उसमें क्लास 10th में चैप्टर है लाइट, और आईसीएसई में दो पार्ट्स में स्प्लिट है। आईसीएसई में दो पार्ट्स में स्प्लिट है, रिफ्लेक्शन 9th में और रिफ्रैक्शन 10th में। ओके। और साथ ही साथ में अलग अलग बोर्ड्स का अलग अलग होता है। जैसे न्यूयॉर्क में सिर्फ 10th में, न्यूयॉर्क में 9th तो होती है, 10th होता है। स्टेट बोर्ड्स का अपना अलग अलग करिकुलम है। और आईजीसीएसई में भी आई होप डिवाइडेड ये चैप्टर। और जे नीट फाउंडेशन में बहुत सी बार 9th में पढ़ाते हैं टीचर्स, और बहुत सी बार 10th में पढ़ाते हैं। ओलंपियाड्स के बैच में बहुत सी 9th में होता है, बहुत सी 10th में होता है, बहुत सी 8th में भी होता है। तो मेनली 9 10th के अंदर ये चैप्टर कवर होता है। तो लाइट का नौवां लेक्चर है। जे नीट फाउंडेशन वालों को बहुत बढ़िया चीजें मिलेंगी। जेई के पीवाईक्यू तक लेके आया हूं, तीन जेई के पीवाईक्यू कराऊंगा। आईआईटी जेई 2003 2004 इस जमाने के पीवाईक्यू, 2000 वाले, और एक जेई मेंस का पीवाईक्यू। ठीक है। तो जेई के 3 पीवाईक्यू कराऊंगा। एक आधा अच्छा सवाल भी कराऊंगा। ओलंपियाड वालों का भी काम बनता जाएगा और बोर्ड्स वालों का भी होता जाएगा। बोर्ड्स वालों को तो ये लॉ बस खत्म, बोर्ड्स वालों का तो इसी लॉ में सीधा वैल्यू डाल के आंसर। लेकिन आज मैं डिटेल में बात करूंगा, एकदम फील दिला दूंगा आपको स्नेल्स लॉ की। और ये सिखा दूंगा टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, जेई का पीवाईक्यू आ जाए, स्नेल्स लॉ वाला, अगर उसमें स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन है, आप इसी फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करके दिखाओगे। तो देखो, इतना पार्ट तो फॉर्मूले का हमने पिछले लेक्चर में ही डिराइव करना सीख लिया था। हाँ जी, पिछले लेक्चर में जिन्होंने पिछले नहीं देखा, रिफ्रैक्शन का पहला लेक्चर और लाइट का 8वां लेक्चर, उसे याद से देख लेना। बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब वहां सिखा रखा है। ठीक है। तो अपनी नोट्स की नोटबुक में डाल लीजिए। 5 बेहतरीन सवाल भी कराऊंगा, 5 से 6 बढ़िया सवाल कराऊंगा मैं आज आपको। तो बहुत मजे आने वाले हैं। आप लोग जल्दी से नोटबुक में हेडिंग लगा लो स्नेल्स लॉ। और छोटा सा प्यारा सा स्नेल भी बनाना, मैंने बड़े प्यार से स्नेल बनाया है। चलो अब हम बढ़े आगे। स्नेल को मिटाना पड़ेगा, तभी हम स्नेल्स लॉ पढ़ पाएंगे। चलो इससे पहले एक हेडिंग डालो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो क्या आप इसे मिटा रहे हैं? नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं मिटाने वाला हूं। ये तो हमारे बात का टॉपिक ही है आज का। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ तो ये है स्नेल्स लॉ। ये क्या है आपका? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ है ये। लेकिन क्या पहला भी कोई लॉ है? सिर्फ दो ही लॉज हैं। जैसे रिफ्लेक्शन में दो लॉज थे ना, तो रिफ्रैक्शन के साथ भी हमारे फिजिक्स के टीचर्स ने अन्याय नहीं किया। उन्होंने कहा तुम भी बस दो ही लॉ रखोगे। जब रिफ्लेक्शन को दो मिले लॉस, तो तुम्हें भी दो ही लॉ मिलेंगे। दो ही लॉ मिलेंगे तुम्हें, बस रखने को इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। अच्छा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का पहला लॉ, पहला कानून। ठीक है। तो सबसे पहला बहुत ही आसान है, द इंसिडेंट लाइट the refracted light ray, the incident light ray, the refracted light ray, the reflected light ray, the refracted light ray, and the normal to the surface separating the two mediums at point of incidence all lie in one plane। क्या कह रहा है ये कि जो आपकी इंसिडेंट लाइट रे है, मतलब यहाँ पे दो डायग्राम्स है, इससे भी आप लोग समझ जाओगे ये क्या है। इंसिडेंट लाइट रे है, हाँ जी, इंसिडेंट लाइट रे है। और क्या कह रहा है? रिफ्रैक्टेड लाइट रे। तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे, तो ये रही रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये रही रिफ्रैक्टेड लाइट रे, एंड दी नॉर्मल टू दी सरफेस सेपरेटिंग दी टू मीडियम्स। और इन दो मीडियम्स को सेपरेट करा जा रहा है। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, इनको सेपरेट कर रहा है। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल बनाया, मतलब इन दो सरफेसेस पे जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इन दो सरफेसेस को सेपरेट करने वाली लाइन को, उस लाइन पे जो सरफेस है जो इनको सेपरेट कर रहा है, उस सरफेस पे ही एक नॉर्मल होगा। उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल हमने बनाया है, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाई करती है। तीनों चीजें जब आप इसे बनाओगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इसको साबित करना बहुत आसान है। एक आप लोग ऐसे लोगे, ग्लास स्लैब, लाइट रह जाएगी ऐसे,
और ऐसे बेंड हो जाएगी, आप लोग उस पर मार्क करोगे तो सब एक ही प्लेन पे बन के आएंगे, एक ही प्लेन पे बन के आएंगे। कौन सी? इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे और नॉर्मल। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट लॉ था, ये तो पहले जैसा ही था। लेकिन सेकंड लॉ इसका अलग है, जो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है म्यू टू बाय म्यू वन, v1 बाय v2, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 के बराबर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पहले बता दें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये साइन आई बाय साइन आर के भी बराबर है। इसका क्या मतलब? म्यू टू बाय म्यू वन साइन आई बाय साइन आर है। साइन आई क्या है? ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी की ही तो बात कर रहे हैं। आप इसकी वैल्यू रखोगे, यही तो हमारा आई है। और ऐसे ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द एंगल द रिफ्रैक्टेड लाइट रे मेक्स विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल रिफ्रैक्टेड लाइट रे बना रही है, जो एंगल रिफ्रैक्टेड लाइट रे नॉर्मल के साथ बना रही है, उसी को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा गया है। हाँ जी, तो ये क्या है? साइन आई बाय साइन आर। अब देखो इसे याद कैसे रख सकते हैं? म्यू टू दूसरा मीडियम, म्यू वन पहला मीडियम, तो म्यू वन साइन आई लिख सकते हैं। मतलब जो एंगल यहां पे हो उसका साइन और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू टू क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन म्यू टू ऑफ वन क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी मल्टीप्लाई और यहाँ पे इसके साइन की मल्टीप्लाई, म्यू टू साइन आर, और ये दोनों बराबर होंगे म्यू टू साइन आर म्यू वन साइन आई के बराबर है। आप लोग देखो, म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर। तो इसी को हम लोगों ने क्या कहा? स्नेल्स लॉ। यही है हमारा स्नेल्स लॉ। एक्चुअल में हमारा स्नेल्स लॉ यही है, बस इतना ही स्नेल्स लॉ है। ये क्या है? ये तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से आई ये चीजें। वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उसका वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम वन, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ये तो सब पिछले लेक्चर से सीखते आ रहे हैं। ये सब अगर पिछले लेक्चर नहीं देखा तो नहीं समझ में आएगा। अगर ये मीटर पर सेकंड में तो कैसे सेंटीमीटर पर सेकंड लिख सकते हो? नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कन्वर्ट नहीं करना किलोमीटर पर आवर में। ये एंगस्ट्रॉम में तो कैसे मीटर में करूँ? अगर नीचे भी एंगस्ट्रॉम में नहीं, ये तो रेशियो है। और रेशियो भी कैसा है? आप देखो ना, साइन आई बाय साइन आर, इसका क्या होता है? इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं, तो यूनिटलेस रेशियो है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यूनिट्स में तो। लेकिन यहाँ पे सिमिलर होनी चाहिए, v1 और v2 की यूनिट सिमिलर होनी चाहिए, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की यूनिट सिमिलर होनी चाहिए। ये चीज आप लोगों को समझ में आई? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। तो ये पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो, अब तो इसमें मेन तो आपको सवाल लगवाने हैं, मुझे आपको सवाल लगवाने हैं। अच्छा चलो, सवाल लगवाऊंगा, 6-7 सवाल करवाएंगे, 5-6 सवाल बहुत अच्छे अच्छे कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहला एक हलवा सा सवाल दूंगा, हलवा सा, आसान सा, बेकार सा सवाल, जो आपको हर दूसरी किताब में मिल जाएगा। उसके बाद अच्छे अच्छे सवालों पे चलेंगे। पहले एक दो हलवा हलवा सवाल लेते जाओ उठा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा स्नेल्स लॉ पे आधारित। दो मीडियम बना देता हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा लगूंगा। चलो, ये हमारी आ रही है इंसिडेंट लाइट रे, ये हमने बनाया इंसिडेंट लाइट रे। ये हमारा म्यू वन जो है हमारा एयर में, और म्यू टू है हमारा, मान लो क्या लूं मैं इसको, म्यू वन तो आपको नहीं दिया गया, ये एयर है, और ये मान लो हमारा म्यू टू रूट टू है कुछ, मान लो। कोई प्रॉब्लम की बात बिल्कुल भी नहीं। ये एंगल मान लो 30 डिग्री है। तो आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? चलो, आपको निकालना है एंगल आर। चलो ट्राई करो इसे पॉज करके। बहुत हलवा सा सवाल, एकदम हलवा सा सवाल। कि कह रहे हैं अब मैं बहुत बड़े से फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करूंगा। चलो ट्राई करो जल्दी। देखो, सबसे पहले मैं ऐसे लिखूंगा बोर्ड के लिए, म्यू टू वन इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। बहुत बढ़िया। लेकिन हमें मान लो ऐसे याद नहीं रहता, तो हमें क्या पता है म्यू टू का एंगल क्या होगा? आर होगा ना। हाँ जी, म्यू टू में साइन आर आ जाएगा और म्यू वन में साइन आई आ जाएगा। इस तरीके से तो बोर्ड में लिखना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल में तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो ना। अभी देखो, ये रहा रूट टू इंटू साइन आर, आर ही निकालना सर, एंगल आर। हाँ, तो एंगल आर तो निकाल लूंगा साइन आर से। चलो, म्यू वन बताओ, म्यू वन बताओ मुझे। म्यू वन, अरे सर मुझे 30 डिग्री दे रखा, 30 डिग्री ले लूंगा। चलो, म्यू वन तो एयर का, म्यू वन तो 1 ही होगा। और सर साइन आई को ना मैं साइन 30 ले लूंगा, और मैं कहूंगा सीधा गलत। क्यों गलत? अरे ये बताओ, ये किसके साथ एंगल है? नॉर्मल के साथ एंगल है, इंसिडेंट लाइट रे का। नॉर्मल के साथ ही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। हाँ जी, तो ये आपने पहले बनाया नॉर्मल इस सरफेस पे, और ये एंगल आएगा 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री आएगा ना, क्योंकि 90 डिग्री है। अगर 30 दे रखा है पैसे, तो ये एंगल तो 60 डिग्री आएगा ना। हाँ, तो अब आप यहाँ पे क्या रखोगे? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री रूट टू इंटू में साइन आर इज इक्वल टू साइन 60 तो रूट 3/2 होगा। साइन 60 इज रूट 3/2, तो साइन आर इज इक्वल टू रूट 3/2 रूट 2।
√3/2√2। तो अगर आप इसको इधर उठा के ले तो r इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2√2। साइन इनवर्स क्या होता है, साइन को इधर भेजो तो साइन इनवर्स ऐसे लिखा था। अभी के लिए ऐसे समझ लो, बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आप 12th में पढ़ोगे जेई की मैथ्स के लिए तो तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी ऐसे समझ लो कि इसको यहाँ पे भेज दिया जाता है तो ये चीज समझ में आ गई। ये तो √2 हमने √2 दिया था। हाँ जी, तो इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कुछ था कुछ भी नहीं, हमने तो सीधा फार्मूले को रटा और काम कर दिया। चलो अब एक थोड़ा ठीक ठाक सा सवाल देंगे, ठीक ठाक सा, वो भी क्योंकि अच्छे सवाल तो इसके बाद ही आने चालू होंगे। जेई के जब मैं आपको सवाल कराने चालू करूंगा तब जेई के सवालों में थोड़ा सा फील आएगा और लास्ट में एक बहुत बढ़िया सवाल करा के वीडियो एंड कर देंगे। चलो तो जेई के अच्छे अच्छे सवाल, बेहतरीन जेई के सवाल इस सवाल के बाद आएंगे। सबसे पहले इसको ट्राई करिए पॉज करके। ठीक है, एक हमने इस तरीके से कोई मीडियम बनाया, ये है हमारा μ1, यहाँ है μ2 और यहाँ से μ1 दोबारा चलते हैं। जैसे मान लो एयर है, ये ग्लास स्लैब रखा है, उसका फिर यहाँ पे क्या एयर ही है, मतलब ये समझ लो कि ऐसे ये है, यहाँ पे हवा है, यहाँ पे ग्लास स्लैब रखा है, फिर हवा आ जाएगी वापस, है ना। अच्छा जी, अब मान लीजिए ये रही हमारी लाइट रे। अब देखो यहाँ पे एंगल ऐसे बनेगा ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर गिरा सरफेस जो सेपरेट कर रहा है उसके ऊपर एंगल आई बना। हाँ जी, उसका ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये एंगल कुछ बनेगा, एंगल आर ले लो चलो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर जाएगा। हाँ जी, उसका यहाँ पे मान लो ये मैंने इस तरीके से लिया, क्या हुआ कि मान लो ये आपका जो है ये मैंने इधर की तरफ बेंड कर दिया, तो क्या मान लो रेयर से डेंसर गया, अब डेंसर से वापस रेयर आएगा तो दूर चला जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल बताना, इसको ई लिया है हमने, तो क्या होता है ये लाइट रे जब आप बताओ वापस उसी पहले वाले मीडियम में है तो इसको क्या कहते हैं, इमरजेंट लाइट रे, वापस इमर्ज होके आ गई है इमरजेंट लाइट रे, और ये होता है एंगल ऑफ इमरजेंस कि इमर्ज होने वाला एंगल। ये मैं आपको ग्लास स्लैब में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। कोई कह रहा है ग्लास स्लैब तो मैं 2 मिनट में रट लूं, कोई कह रहा है ग्लास स्लैब तो 2 मिनट में रट लूं, इतना आसान है मेरे लिए ग्लास स्लैब रटना। अरे मैं प्रॉपर लेक्चर लूंगा ग्लास स्लैब पे, थिकनेस के ऊपर सवाल आते हैं एनटीएससी में, प्रॉपर लेक्चर लूंगा मैं आप लोगों का। ठीक है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस और जेई के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको बताना है एंगल ई किसके बराबर है। ऑप्शन दे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। μ2 साइन आई एंगल आई, और या √2 एंगल आई, √2 टाइम्स ऑफ एंगल आई, या एंगल आई के होल स्क्वायर के बराबर। ट्राई करो एक बार, पॉज करके इसको ट्राई करो। बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल जिसे कहना चाहिए, एकदम बहुत अच्छा सवाल है। इसको एक बार पॉज करके जल्दी से ट्राई करो ताकि मैं आपको आगे बढ़ के और अच्छी अच्छी कहानियां सिखा सकूं। चलो तो यार जल्दी से जेई का पीवाईक्यू दिखाओ, आप दिखाते नहीं है पीवाईक्यू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये दोनों सरफेसेस, चलो सॉल्यूशन करें अब इसका। जेई का बढ़िया पीवाईक्यू ला रहा है, देखो μ1 और ये μ2 और ये फिर वापस μ1 में आई ना। अच्छा तो क्या हम सबसे पहले स्नेल्स लॉ यहां लगा सकते हैं, हाँ, और फिर स्नेल्स लॉ यहां लगा सकते हैं, हाँ। एक चीज याद रखना, एक नोट लिख लो, नोट, अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन एवरी सरफेस। हर उस सरफेस पे, ये सरफेस क्या है, हर सरफेस पे स्नेल्स लगाओ दैट, क्या करता है वो सरफेस, दैट सेपरेट्स टू मीडियम्स विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। हर उस मीडियम पे स्नेल्स लॉ लगाओ जो अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम्स को सेपरेट करता है। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज होती है, वेव ऑप्टिक्स में समझ में आएगी ढंग से। तो ये देखो यहाँ ये सरफेस क्या है, ये जो सरफेस है ये दो मीडियम्स को सेपरेट कर जिनकी अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। देखो μ1 और μ2 अगर बराबर आए किसी जगह के, वो कब आते हैं, या तो μ1 इज इक्वल टू μ2 हो तब तो ऑप्टिकल डेंसिटी सेम ही है इनकी, तब तो कोई इशू ही नहीं, आप सीधा ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंगल आई और एंगल आर बराबर आ जाएंगे। यार नॉर्मल इंसिडेंस का केस पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, लेकिन स्नेल्स लॉ हर उस जगह लगाना है, हर उस जगह लगाना है, ये चीज भी इससे डेराइव हो जाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऑन एवरी सरफेस दैट सेपरेट्स टू मीडियम्स ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, तो यहाँ पे इसकी अलग ऑप्टिकल डेंसिटी, इसकी अलग और इसकी वापस अलग, इसी कैसे लगी, तो μ1 और μ1 ही आ गई। अरे मेरी एक बात सुनो आप लोग, मेरी एक बात सुनो, μ1 और μ1 आ गई, मैंने आपकी बात बहुत बड़ी करी, μ1 और μ1 आ गई, लेकिन बीच में तो अलग हुई ना ऑप्टिकल डेंसिटी, यहाँ से यहाँ अलग हुई और फिर यहाँ से यहाँ अलग हुई, तो दो जगह स्नेल्स लॉ लगेगा, पहले यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया हमें कि हमें अब स्नेल्स लॉ किस तरीके से लगाना है। चलो अब देखो सबसे पहले सरफेस वन क्या लिखोगे आप लोग,
एंगल आई है, इधर की तरफ बेंड कर गया, एंगल आर है। तो आप क्या लिखोगे, ये म्यू टू, ये म्यू वन, म्यू टू साइन आर, म्यू वन साइन आई के बराबर है, यही लिखोगे ना, म्यू टू साइन आर म्यू वन साइन आई के बराबर है। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना कि म्यू टू बाय म्यू वन साइन आई बाय साइन आर है, सिंपल सी बात। हाँ जी, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। म्यू टू साइन आर म्यू वन साइन आई, चलो बहुत बढ़िया बात। ऐसी दूसरे सरफेस पे आओ, अब देखो, अब मुझे ये एंगल बताओ क्या होगा। ये दोनों सरफेसेस पैरेलल हैं एक दूसरे के, हाँ जी, और ये दोनों ही पैरेलल हैं। कैसे? क्योंकि ये देखो, ये 90 डिग्री के एंगल पे ये, और ये 90 डिग्री के एंगल पे, हाँ, तो दोनों लाइंस तो पैरेलल हो गई, हाँ जी। तो ये वाला एंगल क्या इस प्रॉपर्टी से, ये देखो, ये वाला एंगल जो हमारे Z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा, ये बराबर नहीं आएगा, हाँ जी, तो ये एंगल R के बराबर हो गया। अब ये निकालना आसान हो जाएगा ना, क्योंकि ये म्यू टू से म्यू वन जा रहा है, हाँ जी, तो म्यू टू, अब देखो क्या है, सबसे पहले इधर वाले मीडियम का इधर वाला एंगल के साथ, तभी मैं कह रहा हूं मीडियम से याद रखना, इधर वाला मीडियम इधर वाला एंगल, तो म्यू टू साइन आर, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगी। इस सरफेस पे क्या ये लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये निकल रही है, ये यहाँ के लिए क्या, इस सरफेस के लिए अगर कोई सिर्फ इतना हिस्सा काट के देखेगा तो उसे क्या दिखेगा, ये इंसिडेंट लाइट दिखेगी और ये रिफ्रैक्टेड, बट एक्चुअल में क्या ये रिफ्रैक्टेड है और ये इमरजेंट है। लेकिन आप ये बातें मत सोचो, आप ये सोचो इस सरफेस पे अगर हम कैसे लगाएंगे, तो इधर वाला सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर वाले का ही एंगल, तो साइन आर, और ऐसे ही इधर वाले का म्यू वन साइन ई, म्यू वन साइन ई। अब मेरी एक बात सुनो आप लोग, बहुत प्यारी सी बात है, म्यू टू साइन आर म्यू टू साइन आर दोनों चीजों में बराबर है, हाँ जी, तो म्यू वन साइन आई बराबर आएगा म्यू वन साइन ई के, हाँ जी, म्यू वन से म्यू वन कट गया, साइन आई और साइन ई बराबर है। अब ये कब बराबर होंगे, जब एंगल आई बराबर होगा एंगल ई के। तो एंगल आई किसके बराबर है, एंगल ई किसके बराबर है, एंगल आई के बराबर है। थोड़ा सा फील आया कॉन्सेप्ट का, कि हर उस सरफेस पे लगाओ जहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी अलग हो रही है, समझ में आ गई चीज। हाँ, मजा तो बहुत आया इसमें, मजा तो पूरा आया हमें। चलो अब एक अच्छा सवाल कराते हैं। चलो जेई का एक बहुत प्यारा सा पीवाईक्यू करा, तो 9-10 वालों हो, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, जितना मैंने पढ़ाया उससे पीवाईक्यू नहीं होगा, कोई बात नहीं, पहले देखो फिर ट्राई करो, क्या पता हो जाए अगली बारी में। थोड़ा सा एफर्ट डालो आप लोग, कोई परेशान होने की बात नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, टाइम के साथ सीख जाओगे, बहुत से स्टूडेंट्स टाइम लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ हूं, वीडियो दोबारा प्ले करके देख लेना, मैं तो यही मिलूंगा ना वीडियो में, ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि लेक्चर निकल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है ना ये आज का, क्वेश्चन नंबर 3, आईआईटी जेई जिस जमाने में होता था उस जमाने का सवाल है। कोई कह रहे कौन से जमाने का सवाल है, चलो सवाल को मैं लिखूं उससे पहले मैं जरा थोड़ा सा सामान जरा कोने में रखना चाहता हूं उठा के, और ये देखिए, ये एक और अटैची है, मतलब वही वाली अटैची जो आप बहुत वीडियो से देख रहे हो, मैं हर बार हटाना भूल जाता हूँ सर। चलो आईआईटी जेई 2001 का बेहतरीन सवाल, बेहतरीन है ये सवाल, एक बार ट्राई तो करके देखो, बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, आप लोगों को मजा आ जाएगा एकदम। म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री और म्यू फोर, कुछ पॉइंट्स बना दो, ए बी सी और ये डी, डी को थोड़ा सा, ये डी वाला बॉल जरा थोड़ा सा स्ट्रेट करके बनाते हैं, अब अच्छा लगेगा, कोई कह रहा है हाँ अब आया है कुछ फील सा हमें। और ये लाइट रे गई यहाँ से यहाँ, उसका ये लाइट रे थोड़ी सी बेंड हुई यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ इस पॉइंट पे आई, इसका कोई नाम नहीं, बेनाम पॉइंट है, थोड़ा सा फिर यहाँ से यहाँ गई, थोड़ा सा बेंड दिखाते हैं चलो इसको थोड़ा सा, ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा आपको फर्क दिखे, इस तरीके से सी, और सी से गई है डी, तो यहाँ से आई यहाँ गई और यहाँ गई, यहाँ पे थोड़ा जिगजैग जिगजैग सा डिजाइन बना रखा है, मैं सवाल वालों की तरह वो नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे छोटा सा नोट लिखूंगा, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट passes through u through u respective transparent medium, through 4 transparent mediums
4 ट्रांसपेरेंट मीडियम्स, ओ माय गॉड, काफी ज्यादा खर्चा हो जाएगा इस apparatus को बनाने में। तो फिर मैं एक्सपेरिमेंट करके निकालूंगा वैल्यू सर, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की ही मैं मान्यता मानूंगा। अरे कॉलेज में नहीं हो भाई, एग्जाम के बीच में apparatus नहीं मिलने वाला। mu2 mu3 एंड mu4 एज शोन इन फिगर, जैसा आपको सवाल में दिखाया गया। अब एक चीज आप सुनो, इसके आगे की लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। द सर्फेसेज ऑफ ऑल मीडियम आर पैरेलल, ये सारे सर्फेसेज क्या हैं, पैरेलल है। इसके आगे क्या लिखा है, इज द इमर्जेंट रे CD इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे AB। तो ये जो CD इमर्जेंट रे, इसको कह रहा है कि इस सरफेस से इधर ही तो इमर्ज हुई है, ये और AB पैरेलल है। CD इज पैरेलल टू AB, ये चीज आपको दी गई है। ओके, अब क्या कहा गया है, आपको ये चीज बताने की इनमें से कौन सा रिलेशन चाहिए और सिंगल करेक्ट है। सिंगल करेक्ट है, आप लोग ट्राई कीजिए। ABC और D, ये देखो, क्या mu1 और mu2 बराबर है, क्या mu3 और mu2 बराबर है, क्या mu3 और mu4 बराबर है, या mu4 और mu1 बराबर है। इसको पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, इसको जल्दी से पॉज करके ट्राई करो। मैं यहीं रुका हूं, जल्दी से पॉज करो, जल्दी से। हो गया, ट्राई कर लिया, चलो बढ़े आगे। हाँ जी, बढ़ते हैं, आजा। सोल्यूशन ही सोल्यूशन चाहिए मुझे बस। चलो जल्दी से पॉज करो, जल्दी से। मैं जानता हूं कि कह रहा है ऐसे, मैंने दबाया पॉज पे, फिर मैं सोचा मैं क्यों इतना एफर्ट डालूं, मेरा क्या फायदा। ये क्वेश्चन कौन सा मेरे एग्जाम में आएगा, क्या पता आ जाए, क्या पता, किसने देखा कि क्या होने वाला है। मैं एग्जाम पेपर बनाता तो जरूर देता। कहते हाँ वो तो आप लेते, आप कहते पहले मेरी वीडियो देखो उसके बाद एग्जाम देने आना, है ना। आप ऐसे एग्जाम पेपर लेते हमसे, लाओ एग्जाम पेपर दो, नहीं माना तुमसे क्वेश्चन। कोई कह रहा है मैंने ऐसे पॉज किया, अपने मन को दिलासा दिया कि मैं सवाल सॉल्व करने की मेहनत ही नहीं करने वाला, सीधा दबा के देख लूंगा, उसके नीचे कमेंट करूंगा, एक भी गलती करोगे सीधा सर ये गलती करी है। चलो ट्राई करें इसको। A ray of light passes through 4 transparent medium जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया mu1 mu2 mu3 एंड mu4 एज शोन इन द फिगर, और CD और AB एक दूसरे के आगे पैरेलल। अब मेरी एक बात सुनो, बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा आपको, इनके बीच का रिलेशन एंगल से पता लग सकता है। हाँ जी, एंगल से तो कुछ कुछ पता लग जाएगा। पहली बात तो क्या यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा, हाँ जी बनेगा। तो क्या एंगल आई ऑफ ए ले लें, वरना इसको चलो एंगल ए ले लेते हैं, सीधा उठाते हैं इसको, एंगल ए लगते हैं, ये एंगल बी लेते हैं, यहाँ पे एक एंगल बना हुआ ये वाला। अब मुझे एक बात बताओ, ये और ये क्या ऑल्टरनेट एंगल नहीं होंगे, हाँ जी, तो ये एंगल बी हो गया। ऐसे ये वाला एंगल क्या बनेगा, एंगल एक्स मान लो चलो इसको। ऐसे ये वाला एंगल क्या नहीं बनेगा, यहाँ पे एंगल एक्स, हाँ जी बनेगा। ये क्या बनेगा, एंगल सी बनेगा, एंगल सी बनेगा। और ये दोनों लाइट रेज इन अ वे एक दूसरे के पैरेलल है। अगर इसको हम पैरेलल बनाते तो क्या ये पैरेलल ऐसे नहीं होती, एक दूसरे के पैरेलल है। अब मेरे को बताओ, दो लाइट रेज जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, क्या इनके एंगल्स बराबर नहीं है ये वाले, हाँ जी, ये एंगल इसका बराबर नहीं आएगा इसके। कि ये वाला एंगल देखो, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, ये देखो ये है आपकी सी और डी, ये बना दी CD, ये रहा एंगल C, और इसी के पैरेलल में, ठीक है, इसी के पैरेलल में मैंने एक लाइट रे निकाली जिसका एंगल ऐसे ही लाइन पे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं, ये आ रहा एंगल A, तो क्या ये A और ये नहीं हो गया एंगल A, हाँ जी। और जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मान लो अगर हम इसे इस तरीके से काटें, इसे इस तरीके से काटे, तो ये वाला एंगल ऊपर चला जाएगा, एंगल A हो जाएगा, और एंगल A और एंगल C इस तरीके से क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एंगल A हमेशा एंगल C के बराबर ही आएगा, हाँ जी, वो तो आएगा ही आएगा। अब देखो इससे क्या होगा, काफी सारी किताबों में तो सीधा सीधा आंसर दे देंगे, थोड़ा सा फील लेके करते हैं। mu1 है, ठीक है, कोई बात नहीं, mu1 sin A। अब देखो mu2 में क्या आएगा, mu2 sin B, हाँ जी, mu2 sin B आ जाएगा। इस तरीके से अब ये एंगल देखो, ये क्या है, mu2 sin B, हाँ जी, mu2 sin B पैरेलल ही है ये सारे एक दूसरे से, ये सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब देखो क्या होगा, mu3 sin X, अच्छा जी। अब देखो mu3 sin X, mu3 sin X, mu3 sin X क्या हो जाएगा, mu4 sin C के बराबर, हाँ जी। अब mu4 sin C देखो, ये और ये बराबर, तो क्या ये और ये बराबर नहीं, और जब ये और ये बराबर, तो क्या ये और ये बराबर नहीं इस रिलेशन से, हाँ जी, mu1 sin A इज इक्वल टू mu4 sin C, हाँ जी। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी कि एंगल A एंगल C के बराबर है, हाँ जी,
तो क्या इनका साइन ए और साइन सी बराबर नहीं होंगे? हाँ जी, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, म्यू 1 बराबर आ जाएगा म्यू 4 के। म्यू 1 बराबर आ जाएगा म्यू 4 के। मतलब अगर दो लाइट रे इस तरीके से पैरेलल हो, एक रिजल्ट भी याद रख सकते हो, दो लाइट रे इस तरीके से पैरेलल और मीडियम एक दूसरे के पैरेलल लगे हों और डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी हो, तो इसकी और इसकी जिस लाइन के थ्रू पैरेलल हो, मान लो इसके बाहर जाके पैरेलल होती तो ये वाला मीडियम और ये वाला सेम हो सकते थे। तो जिस मीडियम से सेम सेम होगा, ये और ये सेम सेम हुए ना, तो ये क्या हुआ? पैरेलल की वजह से ये और ये का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बराबर आ गया। समझ में आई ये चीज मेरी? बहुत प्यारी कहानी बता रहा हूं मैं 9th-10th वालों को, ठीक है? इस तरीके से रिलेशन निकला, ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आ गई। हाँ जी, म्यू 1 बराबर म्यू 4। क्लास 8 की ज्योमेट्रिकल लॉजिक है ये, मेरे को नाम भी याद नहीं है एंगल्स के इस मूवमेंट ऑफ टाइम पे तो। और ये देखो, ये क्लास 10th की छोटी सी बात है। और ये चीज देखो, ये तो आपको भी पढ़ाई है, स्नेल्स लॉ। बहुत छोटी चीज से आपने आईआईटी जेईई का सवाल निकाल लिया, इसका जवाब होगा डी। म्यू 4 बराबर है म्यू 1 के। बहुत मजा आया ना? आया ना मजा? अब देखो, जेईई के सवाल एडवांस के एक्सेप्ट टफ होता है, लेकिन जब आप लेवल बिल्डअप करते जाओगे बचपन से ही, और मान लो कोई 11वीं में भी करना चालू करे, अरे भाई तो कभी ना कभी तो सवाल सॉल्व होने चालू होंगे ना। चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे, कदम कदम बढ़ाए जाओ, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाए जाओ। ठीक है, अब मैं एक सवाल लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको पहले से लिख के दे देता हूं यहाँ पे। देखो, वैसे तो 10th वालों को पता होता है, जिनको नहीं पता, जैसे अगर आप एक्स्ट्रा बुक करते हो आरडी शर्मा सर की किताब और आर एस अग्रवाल सर की, तो आपको पता हो एग्जाम्पलर में भी शायद ये है, मैथ्स के साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ये आपको इस सवाल में यूजफुल रहेगा, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। अब ये है जेईई मेंस 2022 का बेहतरीन सवाल, 27 जून की सुबह की पहली शिफ्ट, जिसमें शायद से बारिश हुई हो तो। ओ माय गॉड, बारिश! मेरे तो सर में दर्द होने लगता है कभी कभी बारिश से। चलो देखो, क्यों मेरे को थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई क्या प्रॉब्लम है सर? U1 क्या है? एयर, ठीक है? उसका यहाँ पे कोई एक और मीडियम है। ओ माय गॉड, मीडियम सेपरेट हो गया। अब देखो, इसका क्या दिया गया? म्यू2 √2n दिया गया। वहां पे सवाल में तो बढ़िया तरीके से दिया गया, मैंने यहाँ पे डायग्राम की मदद से लिखा, ठीक है? अब आपको ये चीज दी गई है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 टाइम्स है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ये चीज यहाँ पे रिटर्न में है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन आपको बना के दिया, तो आपको एंगल आई चूज करना है। ऑप्शन दे रहे हैं साइन इनवर्स √n, cos inverse √n/2, C is sin inverse √2n और D is 2 cos inverse √n/2। ठीक है, तो ये सवाल है बहुत ही बेहतरीन सा और हमारा प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा, छोटू सा सवाल। आप लोग ट्राई करो, जल्दी से पॉज करके ट्राई करो यार। ठीक है, एंगल आई 2 टाइम्स है एंगल आर के। अब इसको पॉज करके ट्राई करो और ये फॉर्मूला याद रखना। करें ट्राई? करें? कर लिया? टिक टिक 1 टिक टिक 2। चलो देखो, यहां से एक लाइट रे आई, हाँ जी साफ दिख रहा है, मीडियम डेंसर भी हो सकता है, चलो, और साफ दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस दुगना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। मतलब ये एंगल इधर की तरफ दुबक जाएगा, इधर की तरफ दुबक जाएगा, तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस दुगना है ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, इस बात से ही पता लग रहा है, सवाल में इस बात से ही पता लग रहा है कि ये एंगल छोटा होगा, ये बड़ा होगा। हाँ जी, ये चीज तो है। अब देखो, म्यू2 साइन आर, ओ माय गॉड, और एयर से तो वैसे भी किसी मीडियम में आएगा, इधर आके दुबकेगा, क्योंकि एयर इज द लीस्ट ऑप्टिकली डेंस मीडियम। एयर या वैक्यूम इससे भी ज्यादा कम ऑप्टिकली डेंस होता है एयर से, बट हम दोनों को बराबर एज्यूम करते हैं फिजिक्स में। ऐसे ही म्यू1 साइन आई, म्यू1 साइन आई। अब हमें क्या निकालना है? एंगल आई को निकालना है। तो एंगल आर भी मिल जाए तो भी एंगल आई मिल जाएगा। हाँ जी, तो देखो म्यू2 साइन आर, हाँ जी म्यू2 साइन आर। इसी तरीके से म्यू1 साइन क्या है? 2r आ जाएगा ना। हाँ जी, अब 2r को कैसे करोगे? साइन ए प्लस ए रख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 2 है, तो साइन ए कॉस ए और यहाँ पे साइन बी हो जाए, साइन ए आ जाएगा, तो 2 कॉस ए साइन ए नहीं हो जाएगा? हाँ जी, यही हो जाएगा। तो इसी तरीके से 2 कॉस आर साइन आर नहीं हो जाएगा? हाँ जी, म्यू2 साइन आर, म्यू1 कॉस आर साइन आर का दुगना। साइन आर से साइन आर तो कट जाएगा, हाँ ये तो होना चाहिए। और म्यू2 की वैल्यू तो दी ही हुई है √2n, म्यू1 की 1 हो गई।
इंटू में 2 cos r। हाँ, अब थोड़ी सी समस्या हमें आने लगी है। क्या मैं r की बजाय i/2 लिख सकता हूं? r की बजाय मैं i/2 लिख सकता हूं? r की बजाय i/2 लिख सकता हूं? हाँ, लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो √2n बाय में 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ i/2, i के आधे का कॉस। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इस हिस्से तक तो हम आ ही चुके हैं। अब देखो, अब एंगल को कैसे निकालो? कॉस का इनवर्स ले लू ना, कॉस का इनवर्स ले लू। अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा मानू i की बजाय, i/2 की बजाय, तो ले सकता हूँ ना, थीटा क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस इनवर्स ऑफ। अब ऐसे ले लो कि कॉस को इधर भेज दो, कॉस इनवर्स हो जाता है। अभी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आते होंगे आप लोगों को। आई अज्यूम √2n, और यहाँ पे भी इसको क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगी अंदर वैल्यू? n/2। क्यों कह रहा, बस आंसर मिल गया। ये लगाया तो ऑप्शन बी cos इनवर्स √n/2 गलत। ये i/2 है, हमें तो i चाहिए था। तो i क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा ना इसका। यहाँ पे 2 भेजो, cos इनवर्स √n/2। cos इनवर्स √n/2 कहाँ गया? ये रहा, 2 cos इनवर्स √n/2। बहुत बढ़िया। यो, ये सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, अब ऐसे एक 5वां सवाल कराते हैं, एक छठा सवाल भी कराएंगे। छठा सवाल तो बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल होगा छठा आखिरी सवाल। चलो, इसका एक अच्छा सवाल ले रहे हैं अब हम फिर से। ठीक है, ये फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ती, जिसको आता था वो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता था उसको मैंने बता दिया किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएंगे, तो मैंने ओलंपियाड वालों के हिसाब से बता दिया, जेईई नीट फाउंडेशन वाले हैं उनके हिसाब से बता दिया। आप लोगों के हिसाब से तो पहले 2 क्वेश्चन आएंगे ज्यादा से ज्यादा, एट मैक्स होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है IIT JEE 2003 का, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। इसको देखो, ये रहा एक मीडियम ग्लास, और ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बना देता हूं एंगल आई को। इसका यहीं पे दे रखा था हमें कि ये थोड़ी सी हुई बेंड और गई यहाँ पे आया एक और पॉइंट, ये बना एंगल आर, ये भी बना एंगल आर। ये चीज हमें सवाल में दे रखी थी। इसके बाद लाइट रे यहां से ऐसे सरफेस से टकराती हुई चली गई, ये लाइट रे ऐसे चली गई। ठीक है, दिखिए आपको? हाँ जी, दिख गई। ये है एयर, ये है म्यू ऑफ वाटर, ये वाटर है, 4/3 दिया गया है यहाँ पे। और देखो आपको क्या दिया गया, आपको एक ग्लास का म्यू निकालना है, म्यू ऑफ ग्लास। आपको म्यू ऑफ ग्लास निकालना है। अब देखो ऑप्शन मिले हैं आपको, ए 4/3 साइन आई, ऑप्शन नंबर बी 4/3, ऑप्शन नंबर सी 1 साइन आई, और ऑप्शन नंबर डी है 1। तो कह रहे मैं तो ऑप्शन नंबर डी मार दूंगा, हर बार वही आंसर होता है। अरे भाई, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है आईआईटी में, याद रखना अभी से। क्योंकि अरे बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, मैं तुक्का मारने वाला था, ऐसे देखता बाजू वाले का, अरे तेरा सेट तो अलग है, अरे चल मैं नहीं देख रहा, कोई बात नहीं। स्कूल एग्जाम में है ना, बोर्ड एग्जाम में तो सीधा बाहर हो जाओगे एग्जाम से, अगर चीटिंग करते पकड़ गए। चीटिंग नहीं करनी चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। स्कूल एग्जाम में ऐसे देखोगे, ओ तेरा और मेरा सेट तो सेम सेम आया। स्कूल एग्जाम में बहुत से सेट अलग भी नहीं होते हैं। ओ तेरा आंसर क्या है? डी, मैंने सॉल्व नहीं करा, कोई बात नहीं, मैं भी वही मार दूंगा, दोनों साथ में फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलो चलो स्टार्ट करें सवाल को, पॉज करके ट्राई कर लिया। अब देखो म्यू ऑफ ग्लास, यहाँ वाले एंगल का साइन आई, यहाँ वाले का साइन आर, बस यही कराते रहोगे आप हमें। अच्छा, इसका कैसे निकालोगे वैसे एयर वाले मीडियम में? अरे ये 90 डिग्री नहीं होगा। नॉर्मल और देखो, नॉर्मल और इमरजेंट लाइट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस होता है तो 90 डिग्री हो गया। हाँ जी, इसको ई मान लो अभी के लिए, मान ले। चलो अब यहाँ वाले का पकड़ो, म्यू ऑफ ग्लास साइन आई, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर, म्यू ऑफ वाटर साइन आर, म्यू ऑफ वाटर 4/3। वो कह रहा है मेरे को तो 4/3 वाले ऑप्शन लग रहे हैं, मैं 4/3 लगा देता हूँ टाइम से। अच्छा अब देखो, कई सारे बाद में आंसर बदल दिया, वरना मैं तो वीडियो में पीछे भी जा सकता हूँ ना, पावर दी है यूट्यूब ने मुझे। म्यू डब्ल्यू साइन आर, ओ माय गॉड। अच्छा म्यू डब्ल्यू साइन आर, अब इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा, और इस सरफेस पे अब देखो ये क्या, यहाँ वाले के लिए ये हो गया म्यू ऑफ डब्ल्यू, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन टोटल में क्या है, ये भी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा, ये एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। तो म्यू डब्ल्यू साइन आर
मतलब 4/3 साइन आर किस चीज के बराबर है? ये चीज देखो, म्यू ऑफ एयर साइन ई, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? साइन 90 होता है 1 इंटू में 1, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। और म्यू ऑफ एयर भी क्या होता है? 1 होता है। हाँ जी, तो 4/3 साइन आर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर है। हाँ जी, तो 1 के बराबर। और म्यू ऑफ ग्लास साइन आई क्या होगा? 1 के बराबर। तो म्यू ऑफ ग्लास क्या होगा? 1/में साइन आई। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं आपको बहुत टफ टफ जेईई क्वेश्चन कराता है इस टॉपिक पे, लेकिन आप लोग 10th के हो तो मैं कहीं ज्यादा टफ टफ क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने इसलिए आपको आसान आसान से सवाल कराया। तो ये क्या आ गया? म्यू ऑफ ग्लास 1/sin आई। 10वीं के बच्चे को भी दे दिया जाएगा, थोड़ी बहुत भी उसे नॉलेज है वो सॉल्व कर देगा। ठीक है, बड़े आगे। अब एक आखिरी सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, ये 5 है। मैं तो पीवाईक्यू की जो लिस्ट लाता हूँ उसके हिसाब से लिखता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। बड़े आगे, बड़े आगे। हाँ जी, बढ़िए। चलो भाई, बड़े आखिरी सवाल आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बढ़िया सवाल लेके आए क्वेश्चन नंबर 6 में, तो बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 पॉज करके जरूर ट्राई करना, अभी तक नहीं करना तो ये वाला ट्राई जरूर करना, चाहे कॉन्सेप्ट गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन पहले सीखो, एक बार ट्राई करो। स्फेरिकल सरफेस लेंगे। अच्छा, स्फेरिकल आ गया। अब तो थोड़ा सा डरना पड़ेगा मुझे। इसका म्यू आया मान लो, और यहाँ पे ले लिया मैंने ये है मान लो म्यू1 एयर का, और ये म्यू2 है मान लो आपका √2। चलो, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादातर का क्या है? ग्रेटर देन 1। 1 तो किसका होगा? एयर या वैक्यूम का। ग्रेटर देन 1 तो बचे सबका होगा, तो √2 1.414 होता है। चलो, अब यहाँ पे हमने लिया एक लाइट रे, मैंने आपको दे दी, एक लाइट रे उठाई और मैंने आपको दे दी। ये सर्कल है जिसका सेंटर ये रहा O। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको क्या दूं बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो मैंने आपको लिख के दे दिया 30 डिग्री दे दिया। अब मुझे एंगल ऑफ इमरजेंस बताओ। अरे इस गोले से, मेरी बात सुनो मेरे भाइयों और बहनों और देवियों और सजनों, देवियों और सजनों, भाइयों और बहनों और प्यारे दोस्तों, मेरी एक बात सुनो। क्या ये लाइन इस गोले से बाहर नहीं जाएगी? क्या ये इस गोले में ही अटकी रहेगी? नहीं नहीं नहीं, गोले में नहीं अटकी रहेगी, गोले से बाहर भी जाएगी। हाँ, तो वापस एयर में ही जाएगी। हाँ जी, तो जब ये लाइट रे यहाँ से निकलेगी तो कुछ एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, उसी को एंगल ऑफ इमरजेंस कहा जाएगा। तो एंगल ई की जरा वैल्यू बता दो। तो कह रहा है सेम मीडियम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। रख दूंगा, साबित करके दिखा भाई मेरे, साबित कर दे अगर ये सही है तो। चलो पहले देखते हैं, क्या पता ये चीज साबित भी हो ना हो, स्फेरिकल सरफेस वैसी है। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखोगे? नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच को ही तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। हाँ, मैंने क्या बताया था? स्फेरिकल सरफेसेस या सर्कुलर सरफेसेस पे नॉर्मल कहां से पास करेगा? हमेशा सेंटर से। हाँ जी, करेगा तो सही। तो ये बन गया नॉर्मल। हाँ जी, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 30 डिग्री। यस, अब देखो, अब ये कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये क्या है? बड़ा है, इसका ऑप्टिकली डेंसर है ये, तो थोड़ी सी इस तरीके से बेंड होती हुई जाएगी। अभी आगे इस सरफेस पे, अब यहाँ पे क्या होगा? ये फिर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। हाँ, तो अब ये थोड़ी सी दूर बेंड हो जाएगी। हाँ, वो चीज तो है। अब क्या ये और ये लाइन पैरेलल है? देखो इसका नॉर्मल अब कैसे बनेगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना सीखो सबसे पहले तो। क्या ये और ये बराबर होंगे? देखो सबसे पहले ये आया, ये तो ये एक्चुअल में इधर नहीं जाएगी। ये देखो, ये नॉर्मल से इधर आई आई आई, और ये अब यहाँ से हो गई, मान लो इधर की तरफ तो नहीं ले सकते ना, नॉर्मल के इधर कैसे चली जाएगी? नॉर्मल तो इधर है, तो नॉर्मल के मान लो इधर बैठ हो गई, ये इधर की तरफ जाएगी। रुक जाओ, एक मिनट सोचने दो। नॉर्मल आपने इधर बनाया, ये लाइटर यहाँ से गई, यहाँ से गई, और ये थोड़ी सी इधर से बाहर निकल गई, है ना? इस तरीके से तो होगा, ऐसे आएगी। अगर यहाँ पे एक नॉर्मल सरफेस होता है इस तरीके से जाती। हाँ, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। ये साइन, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा? लेकिन एक चीज देखो, ये है आर लंबाई, मान लो रेडियस आर है, ये भी आर है, तो क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो गया? हाँ जी, अगर मैं यहाँ से ये वाला एंगल निकाल लूं, हाँ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, इससे ये मुझे मिल जाएगा और इससे मुझे ये एंगल ऑफ इमरजेंस मिल जाएगा। हाँ, ये चीज तो हम कर सकते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अच्छा, जरा ट्राई मार के देखो। म्यू वन तो ये रहा, इसके साथ वाला साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू टू, यहाँ पे इसको चलो एंगल आर ले लो, एंगल आर ले लो। ठीक है, म्यू टू साइन आर
कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे ले लो μ2 sin r इज इक्वल टू μ1 sin i, μ1 sin i, μ1 सॉरी sin e, ये μ1 वापस आ गया ना यहाँ पे, μ1 sin e। अच्छा अगर कोई एंगल ना भी दे तो भी काम हो जाता, वैसे तो इसमें कोई एंगल ना भी देते तो भी काम हो जाता। क्यों हो जाता? μ2 sin r बराबर है मेरे भाई, यहाँ से पहले यहाँ बेंड हुई इधर की तरफ, तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती जाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा बराबर, क्योंकि इस पॉइंट पे मान लो आके टकराई तो यहाँ से नॉर्मल ऐसे निकलेगा, उसका ये इधर चली जाएगी बेंड होके, इधर चली जाएगी एक्चुअल में बेंड होके थोड़ी सी, तो इधर चली जाएगी, तो क्या होगा, ये μ1 sin e हो जाएगा, ये μ2 sin r ही रहेगा। हाँ जी, μ2 sin r बराबर हो जाएगा μ1 sin 30 डिग्री के, इसके बराबर है μ1 sin e के, μ1 से μ1 काट दो, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू sin e, तो e की वैल्यू आ गई एंगल e की 30 एंगल ई की वैल्यू होगी 30 डिग्रीज, एंगल ऑफ इमरजेंस इज 30 डिग्रीज। लेकिन इसके अंदर आप कह रहे हो हमने तो साबित कर दिया सब, हमें तो पहले ही पता था एंगल आई और एंगल ई बराबर आते हैं हमेशा। अरे भाई मान लो यहाँ पे कोई और मीडियम होता, यहाँ पे कोई और मीडियम होता, मान लो मैं यहाँ से एक अलग मीडियम चालू कर देता, मैं यहाँ इधर की लेयर में ना एक अलग ऐसे पैकेट सा लगा देता, कुछ एक अलग मीडियम का पैकेट लगा देता, तो क्या करते? चलो इसको होमवर्क क्वेश्चन में लेके जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, ये μ1 तो एयर का ही है, यहाँ पे एक मीडियम आ गया μ3 आया, और μ3 ने कहा मेरे भाई μ3 मान लो सर्कल का ही है, किसी सर्कल का ही हिस्सा है, किसी इमेजिनरी सर्कल का ही हिस्सा है, या ना दे, चलो नहीं दे रहे भाई, कोई बात नहीं, छोड़ो, बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं दे रहे, छोड़ो, ज्यादा क्रिएटिव हो जाऊंगा। चलो एंगल ई क्या आया, 30 डिग्री, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहें और सब अपना बढ़िया रखो भाई। अगला लेक्चर आएगा बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर में कौन सा टॉपिक लेंगे, लेंसेज के बेसिक्स लेंगे, ठीक है, कोई डरने की बात बिल्कुल भी नहीं।